हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चेनमू अपनी डिवाइन आइज टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके चलते वो हर एक चीज को बहुत ही वजह तौर पर देख सकता था। वो न सिर्फ इंसानों और जानवरों में बहती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को देख सकता था, बल्कि उसी के साथ साथ वो पेड़ों और पौधों में भी एनर्जी के फ्लो को देख सकता था। जिसके चलते हमने देखा था कि उसके सभी ग्रैंड पास ने उसकी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड बना दिया था, जिसे चेनमू भी अपनी पूरी लगन के साथ कर रहा था। और वो अपने ग्रैंड पास से जिस भी नई टेक्निक को सीखता, वो उसे जाकर जाइंट एप को भी सिखा दिया करता था। जिसके बाद वो जाइंट एप के साथ फाइट करते हुए उस टेक्निक की प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन क्योंकि चेनमू के पास डिवाइन आइज की पावर आ चुकी थी, तो इसलिए वो हर बार जाइंट एप की कोई न कोई कमजोरी ढूंढते हुए उसे हरा ही दिया करता था। जिसके चलते उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे एक दिन प्रैक्टिस करते हुए जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जाइंट एप चेनमू को अपना घर भी दिखाता है, जो कि दिखने से बिल्कुल एक एंशिएंट रूइंस की तरह ही दिखाई दे रहा था। और जब चेनमू वहाँ पे उस जगह को एक्सप्लोर करता है, तो चेनमू को वहाँ पे एक एंशिएंट मैप दिखाई देता है, जो कि दाशु कॉन्टिनेंट से पहले गॉड ऑफ किंगडम के समय का था। और उस एंशिएंट मैप से चेनमू को काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कुछ हमला अब डिसेबल गांव के ऊपर हमला करने के लिए दाशु कॉन्टिनेंट में आ चुके थे, जिनके बारे में ग्रैंड माशिया ने बाकी सभी को भी बताते हुए सुधार कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें जाइंट एप वाले एंशिएंट रूइंस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी चेनमू उसी मैप को ही देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक से जाइंट एप वहाँ पे एक जगह पे हाथ रख के इशारा करते हुए चेनमू से कहता है कि इस जगह को गौर से देखो, ये तो बिल्कुल वैसी ही वैली दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ। अब जाइंट एप की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे चेनमू वहाँ पे उस वैली के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ता है, तो उसके ऊपर ज़ेंजियान पैलेस लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर चेनमू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता, तो इसका मतलब है कि अभी के लिए हम जिस जगह पे मौजूद है, ये कभी एंशिएंट ज़ेंजियान पैलेस हुआ करता था। और मेरे लेफ्ट ग्रैंडपा ने एक बार मुझे बताया था कि दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर यान वर्ड डिजास्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहाँ कहीं भी यान का वर्ड इस्तेमाल होता है, वहाँ पे कहीं न कहीं से डिजास्टर जरूर से आया होता है। और चेनमू को वहाँ पे समझ इस बात की नहीं आ रही थी कि इस मैप के ऊपर तो जगह जगह पे यान वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या यहाँ पे इतनी सारी जगहों पे डिजास्टर आया था। लेकिन चेनमू की किसी भी बात का बेचारे जाइंट एप को तो वहाँ पे कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसके तो सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, इसलिए बेचारा जाइंट एप वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए अपना सर खुजाने लगा था। और वो वहाँ पे इसी तरह से कंफ्यूज होते हुए चेनमू से इन सारी बातों का मतलब पूछने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि चेनमू का तो जाइंट एप की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अभी तक भी वहाँ पे बस उसी डिजास्टर के बारे में ही सोच रहा था, जिसने दाशु कॉन्टिनेंट की इतनी सारी जगहों को नामो निशान तक मिटा दिया था। पर चेनमू को वहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानगी तो इस बात से हो रही थी कि बाकी सारी जगहों की तरह ये पैलेस क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हुआ था, ये अभी तक भी सही सलामत कैसे था। और यही सारी बातें सोचकर तो अब चेनमू को वहाँ पे ऐसा भी लगने लगा था कि जरूर से इस पैलेस के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे कोई काम की भी चीज मिल जाए। और इसी बीच हमें वहाँ पे मेंशन के अंदर एक गैलरी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे खाने की तलाश में इधर उधर भाग रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे पड़े हुए एक फ्रूट के ऊपर पड़ती है, जिसे लेने के लिए जैसे बेचारी वो गैलरी वहाँ पे आगे बढ़ती है, तो अचानक से उस मेंशन के अंदर छुपे हुए डेमोनिक औरत ने वहाँ पे उस गैलरी को पकड़ते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसपे बेचारी वो गैलरी भी दर्द के मारे चिल्लाने लगी थी। और उस गैलरी की दर्द भरी आवाजें सुनकर चेनमू भी वहाँ पे दोबारा होश में आ चुका था। और वो जल्दी से वहाँ पे उन आवाजों का पीछे करते हुए जाइंट एप के साथ दोबारा से उस मेंशन के अंदर भी आ चुका था, जहाँ चेनमू उस खतरे से अनजान है उन आवाजों का पता लगाने के लिए उस मेंशन के अंदर बढ़ने लगा था। पर चेनमू को तो वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वो सारी आवाजें तो अभी तक भी वहाँ पे उसे सुनाई दे रही थी, पर दिखाई चेनमू को वहाँ पे कोई भी नहीं दे रहा था। जो देखकर तो चेनमू भी वहाँ पे परेशान हो चुका था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। इसलिए चेनमू वहाँ पे जाइंट एप से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कि कोई यहाँ पे किसी को खा रहा हो। और ये कहते हुए जैसे चेनमू वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो अचानक से वहाँ पे सामने वाली दीवार से खून टपकने लगा था, जिसे देखते ही जाइंट एप के साथ साथ चेनमू को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि उन्हें वहाँ पे सुनाई दे रही आवाजें गलत नहीं थी, बल्कि वाकई यहाँ पे किसी को मारा गया था। और इसी बीच अचानक से चेनमू को वहाँ पे एहसास होता है कि उसकी शैडो वहाँ पे हिल रही है। इसलिए जब वो अपनी और जाइंट एप की शैडो को गौर से देखता है, तो वो अपने मन ही मन में चैन की सांस लेते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो जरूर से मेरा कोई वहम होगा। लेकिन इससे आगे बेचारा चेनमू वहाँ पे कुछ कह पाता उससे पहले ही चेनमू की नजर दोबारा से वहाँ पे सामने वाली दीवार के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे उस डेमोनिक औरत ने अब धीरे धीरे एक शैडो स्पिरिट का रूप लेना शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए चेनमू और जाइंट एप तो दोनों ही वहाँ पे घबरा चुके थे। पर कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से वो स्पिरिट वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए चेनमू के पीछे आके खड़ी हो जाती है, जहाँ उसकी आंखें आके शोलों की तरह दहक रही थी। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो बेचारा चेनमू वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन वो डार्क स्पिरिट तो अभी तक भी वहाँ पे इधर से उधर बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए उन्हें वहाँ पे ड्राई जा रही थी। और अचानक से वो डार्क स्पिरिट वहाँ पे और भी ज्यादा भयानक रूप लेना शुरू कर देती है, जिसके चलते तो वहाँ पे उस मेंशन के अंदर ही डार्क औरा का तूफान आने लगा था। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे थे। इवन वो पूरा का पूरा मेंशन ही वहाँ पे हिलने लगा था। और
ये खतरनाक नजारा बेचारे चेनमू को डराने के लिए काफी था। इवन जाइंट टेप भी वहाँ पे ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। हालांकि ये मेंशन उसका घर था और वो बरसों से यहाँ पे रहते हुए आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ अजीब तो आज तक उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए जाइंट टेप भी वहाँ पे थोड़ा हैरान दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक से उन दोनों की नजर दोबारा वहाँ पे अपने सामने वाली दीवार के ऊपर जाती है, जिसे वहाँ पे डार्क कोरा ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। और देखते ही देखते उस डार्क कोरा से वहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट डेमोनिक स्पिरिट का सर निकल कर बाहर आता है, जो कि इतना ज्यादा टमना और बड़ा दिखाई दे रहा था कि उसने वहाँ पे पूरी की पूरी दीवार तक को भी कवर कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ पे जोर जोर से रोल भी करने लगा था, जो देखकर तो बेचारा चेनमू वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुका था। जबकि ये सब देखते हुए तो अब जाइंट टेप को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए उसने वहाँ पे उस डेमोनिक स्पिरिट के मुकाबले में खुद भी वहाँ पे जोर जोर से रोल करना शुरू कर दिया था। अब जाइंट टेप की खतरनाक रोल को सुनकर अचानक से ही वो डेमोनिक स्पिरिट भी वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर अभी चेनमू वहाँ पे कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उस जाइंट डेमोनिक स्पिरिट ने तो वहाँ पे अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा बड़ा और भयानक दिखाई दे रहा था कि उसने पूरे के पूरे मेंशन को ही वहाँ पे कवर कर लिया था। अब ये देखकर चेनमू वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से जाइंट टेप से कहता है, मुझे लगता है ये वही चीज है जो कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसी को खा रही थी और उसी तरह अब ये हमें भी यहाँ पे खाना चाहती है, इसलिए जल्दी से भागो यहाँ से। अब चेनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जाइंट टेप भी वहाँ पे उसके साथ बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस जाइंट डेमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे अपने डार्क कोरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सारे खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि वो दोनों वहाँ से भाग ना सके, जो देखकर तो चेनमू वहाँ पे और भी जरा डर गया था। लेकिन जब चेनमू वहाँ पे उस जगह को गौर से देखता है तो उसे वहाँ पे चारों दीवारों के ऊपर कुछ इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं, जो कि दीवार के अंदर घुसे हुए थे। और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी इक्विपमेंट्स वहाँ पे किसी चीज को ट्रैप करने के लिए लगाए गए हैं। पर अभी चेनमू वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से ही उस जाइंट डेमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे अपने डेमोनिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो मंत्र चेनमू के साथ टकराते हैं तो वो सीधा वहाँ पे चेनमू के सोल कॉन्शियसनेस के अंदर जाने लगे थे और सीधा सीधा वहाँ पे उसकी डिवाइन बॉडी के ऊपर असर कर रहे थे, जो देखकर चेनमू भी जल्दी से वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, अगर इस डेमोनिक मंत्र से मुझे अपनी डिवाइन बॉडी को बचाना है तो उसके लिए मुझे इस डेमोनिक मंत्र को अपनी कल्टीवेशन में लगाना होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है खुद को और अपनी डिवाइन बॉडी को इन डेमोनिक मंत्रों से बचाने का। और इन डेमोनिक मंत्रों की पावर को ही रिफाइन करके मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता ढूंढना होगा। और ये सब सोचकर चेनमू सबसे पहले तो डर को अपने दिल से बाहर निकालता है और उसके बाद वो वहाँ पे उन डेमोनिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उसकी पावर को रिफाइन करने लगा था। और जब चेनमू वहाँ पे काफी सारी पावर को इकट्ठा कर लेता है तो उसका इस्तेमाल करते हुए चेनमू ने अचानक से ही वहाँ पे बंद हो चुके दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि चेनमू के अटैक उस दरवाजे के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, इसलिए चेनमू जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए जाइंट टेप को भी उसका साथ देने के लिए कहता है। अब चेनमू की ये बात सुनकर जाइंट टेप ने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए चेनमू के साथ साथ उस दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो दोनों वहाँ पे उस बड़े से गेट को तोड़ते हुए उस मेंशन से बाहर आ चुके थे। और ऐसा करने के लिए चेनमू और जाइंट टेप दोनों ने ही वहाँ पे अपनी अपनी थंडर पाम टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते जैसे चेनमू वहाँ पे बाहर आता है तो वो अपने मन ही मन में अपने ग्रैंडपा का शुक्रिया अदा भी करने लगा था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है मैं उस भयानक मेंशन से बाहर आ गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे उन डेमोनिक मंत्रों के बीच में रहता तो उनकी पावर बहुत ही जल्द मेरी डिवाइन बॉडी ऑब्जर्व करना शुरू कर देती, जिसके चलते वो डेमोनिक पावर्स मेरे ऊपर हावी भी हो सकती थी या फिर उन खतरनाक पावर्स को बर्दाश्त न करते हुए मेरी पूरी बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती थी। यानी कि आज मैं यहाँ पे मरते मरते हुए बचा हूँ। और अब चेनमू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी को अपनी थंडर पाम टेक्निक में ही लगा दिया था। पर फिर भी चेनमू खुश दिखाई दे रहा था कि कम से कम उसने खुद को बचा तो लिया। लेकिन हम देखते हैं कि चेनमू की ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाती, क्योंकि अचानक से ही वो दरवाजा जो कि वहाँ पे पूरा का पूरा टूट चुका था वो दोबारा से वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब वहाँ पे देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। खैर ये सब होने के बाद अचानक से चेनमू को वहाँ पे जाइंट डेमोनिक स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे गुस्से से घुराते हुए चेनमू से कहता है कि आज तक कोई भी इंसान मेरे इस खतरनाक अटैक से नहीं बच पाया। तुम मेरे इस खतरनाक अटैक से बचने वाले पहले इंसान हो, जिसका मतलब है कि तुम में कोई तो खास बात है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसके मुताबिक मेरे इस खतरनाक अटैक से सिर्फ मेरे अपने ही क्लैन के लोग खुद को बचा सकते थे, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे क्लैन के ही डिसेंडेंट हो। अब ये कहकर तो जाइंट डेमोनिक स्पिरिट ने अचानक से वहाँ पे और भी ज्यादा हलचल मचाना शुरू कर दी थी, जिसके चलते उस पूरे एंशिएंट मेंशन के साथ साथ वह पूरा का पूरा एंशिएंट वंस भी वहाँ पे हिलने लगा था। इवन इस सबसे गॉड के दोनों स्टोन स्टैचूज भी वहाँ पे नहीं बच पाते, वो भी वहाँ पे हिलने लगे थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस मेंशन से भी एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क कोरा निकलने लगा था। तभी चेनमू को अपने कानों में एक बार फिर से उसी जाइंट डेमोनिक स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, जो कि गुस्से से घुराते हुए वहाँ पे चेनमू से कह रहा था कि मैंने तुम्हें मारने के लिए अपनी गॉड डेमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो कि हमारे क्लैन की सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल टेक्निक है। और आज तक तो खुद गॉड्स भी खुद को इससे नहीं बचा पाए थे, पर तुम इतनी आसानी से मेरी इस खतरनाक
टेक्निक से बचते हुए भाग निकले, जिसका मतलब है कि तुम में कोई ऐसी तो खास बात है जो कि तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। और ये कहकर तो उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे उस पूरे के पूरे मेंशन के ऊपर ही कब्जा कर लिया था, जो देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई घर ना होकर बल्कि एक जायंट डेमोनिक स्पिरिट है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस घर से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि जायंट एप और चेनमू दोनों के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था, जो देखकर वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चेनमू से बात करते हुए कहता है कि तुम में कोई खास बात तो जरूर है, लेकिन अभी तक तुम उतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं बन पाए होगे। तुम यहाँ पे मेरे जैसे एक डीमन गॉड का मुकाबला कर सको, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले तुम भागने में कैसे कामयाब हो गए थे। जिस पे चेनमू उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि आप वहाँ पे अपने डिमोनिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए जिस डिमोनिक शील्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने आपकी उन्हीं डिमोनिक मंत्र की पावर का इस्तेमाल करते हुए आपकी शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, तभी मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया था। अब चेनमू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट को वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि चेनमू वाकई उसके क्लैन का डिसेंडेंट है। इसलिए वो चेनमू से कहता है, पर तुमने इतनी आसानी से मेरे उस मेथड को कैसे समझ लिया, क्योंकि हमारे क्लैन के डिमोनिक मेथड के अंदर तो हजारों से भी ज्यादा मिस्टेक्स मौजूद है, जिसे ऐसे तो कोई भी नहीं सीख सकता, जबकि तुमने तो ना सिर्फ एक ही झटके में उसे सीख लिया था बल्कि उसी के साथ साथ उसकी कमजोरी को भी ढूंढ लिया था। जिसपे चेनमू अपना सर खुजाते हुए कहता है कि सबके बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। अब चेनमू की ये बात सुनकर उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि चेनमू उसके क्लैन का डिसेंडेंट तो है, पर चेनमू शायद खुद ही इस बात से अनजान है। इसलिए वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चेनमू को अपने क्लैन का डिसेंडेंट समझते हुए उससे वहाँ पे बात करते हुए कहता है, देखो बच्चे, हमारे क्लैन में टोटल 4 किस्म की शील्ड्स होती हैं, लेकिन ये कहते कहते ही अचानक से उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट की नजर वहाँ पे जायंट एप के ऊपर जाती है, जिसे देखते हुए वो वहाँ पे चेनमू से कहता है, मैं सिर्फ अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने क्लैन का सारा ज्ञान भी देना चाहता हूँ, इसलिए इस बंदर को यहाँ से भेज दो। अब उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट की ये बात सुनकर जायंट एप वहाँ पे चेनमू से सवाल करते हुए पूछता है, क्या वाकई तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हें इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये यहाँ से मेरे जाते ही तुम्हारे ऊपर दोबारा से हमला कर दे। जिसपे चेनमू भी वहाँ पे जायंट एप से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो इनकी रेस से ही बिलोंग करता हूँ, तो फिर भला ये मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ये कहकर चेनमू वहाँ पे जायंट एप को आंख मारते हुए कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो और बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, अभी थोड़ी देर तक मैं भी वापस आ जाऊंगा। असल में चेनमू यहाँ पे जायंट एप के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा था, जिसे समझते हुए जायंट एप भी चुपचाप वहाँ से चला गया था। और जैसे ही जायंट एप वहाँ से चला जाता है तो वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट चेनमू को अपने करीब आने के लिए कहता है और चेनमू से कहता है कि तुम मेरी पहली शील्ड को तो देख ही चुके हो, अब मैं तुम्हें अपने क्लैन की दूसरी शील्ड दिखाता हूँ, जिसे हेमली फ्रीडम शील्ड के नाम से जाना जाता है, और उसे कैसे सीखना था उसके मेथड को भी वो वहाँ पे चेनमू को बताने लगा था। जिसे देखकर चेनमू ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने सोल सी रेलम के अंदर ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे चेनमू वहाँ पे उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, चेनमू को अपनी बॉडी के अंदर एक नया ही एहसास होने लगा था। पर हम देखते हैं कि चेनमू के आसपास चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही थी, क्योंकि उस खतरनाक टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से वहाँ पे मौजूद हर एक जिंदा चीज की सोल बाहर आ चुकी थी, और चेनमू की पावर वहाँ पे उनकी सोल्स को तड़पा रही थी, जिनमें जायंट एप भी शामिल था। हालांकि ये सब बस थोड़ी देर के लिए ही हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब देखकर चेनमू वहाँ पे समझ चुका था कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। पर जैसे ही चेनमू का ध्यान अपनी उस टेक्निक से भटकता है तो उसके रिजल्ट वहाँ पे और भी ज्यादा भयानक होने लगे थे, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। लेकिन ये सब देखकर तो वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। उसे अब वहाँ पे पक्का यकीन हो चुका था कि चेनमू वाकई उसके क्लैन का डिसेंडेंट है, इसलिए वो वहाँ पे सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ पे दोबारा चेनमू से बात करते हुए कहता है कि जब तुम मेंशन के अंदर आए थे तब तुम्हें दीवार के अंदर घुसे हुए कुछ अजीब से इक्विपमेंट्स दिखाई दिए होंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया है। पर अब क्योंकि मेरे क्लैन का डिसेंडेंट यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब है कि मेरे आजाद होने का भी समय हो चुका है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन सभी इक्विपमेंट्स को उन दीवारों से बाहर निकाल दो ताकि तुम्हारा ये महान एसेस्टर यहाँ पे आजाद हो सके। पर चेनमू भी बहुत ज्यादा चालाक था, वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जायंट डेमोनिक स्पिरिट को जवाब देते हुए बताता है, मैंने उन इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह से देखा था, पर अभी मैं उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो पाया कि मैं उन्हें दीवार से बाहर निकाल सकूं, इसलिए आप जल्दी से मुझे बाकी की भी दोनों टेक्निक सिखा दीजिए ताकि मैं यहाँ पे जल्द से जल्द आपको आजाद करवा सकूं। अब चेनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट डेमोनिक स्पिरिट भी वहाँ पे चेनमू की बातों में आते हुए उसे वहाँ पे अपनी तीसरी शील्ड के बारे में बताने लगा था, जिसे दी ग्रेट विजडम के नाम से भी जाना जाता था, और उसे भी चेनमू ने वहाँ पे पहले की तरह अपने सोल सी रेलम के अंदर प्रैक्टिस करते हुए पूरी तरह से सीख लिया था। पर वो वहाँ पे जायंट डेमोनिक स्पिरिट के सामने शो ऐसे कर रहा था कि जैसे वो अभी तक भी सही तरीके के साथ उस टेक्निक को नहीं सीख पाया। और अब बारी थी चौथी और सबसे खतरनाक टेक्निक की, जिसके बारे में जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चेनमू को बताते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें जिस टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मेरे क्लैन की सबसे खतरनाक और पावरफुल टेक्निक है, और उसकी पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि अगर तुम पहले वाली तीनों टेक्निक्स को आपस में मिला देते हो तो वो तीनों मिलकर भी इस अकेली टेक्निक का मुकाबला नहीं कर
पाएंगे और इस टेक्निक का नाम है द ग्रेट डेमोनिक शील्ड। पर वो टेक्निक मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं सिखा सकता, उससे पहले तुम्हें मुझे यहाँ पे आजाद करवाना होगा, तब जाकर ही कहीं मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा पाऊंगा। और ये कहकर वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ चैनमू को उस मेंशन के अंदर बुलाने लगा था, जिस पे चैनमू भी वहाँ पे जायंट डेमोनिक स्पिरिट से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इतना सारा बेवकूफ और ना समझूं कि मैं अभी तक पहले वाली 3 टेक्निक्स को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, तो फिर चौथी टेक्निक को तो क्या ही समझूंगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया हूँ कि उन इक्विपमेंट्स को बाहर निकालते हुए आपको आजाद करवा सकूं। अब चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट टेप जो कि उस एंशिएंट वन से बाहर बैठा हुआ था, वो भी चैनमू को वहाँ पे जायंट डेमोनिक स्पिरिट को बेवकूफ बनाते हुए देखकर वहाँ पे हंसने लगा था। जबकि अंदर की तरफ जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चैनमू से कहते हैं, नहीं नहीं मेरे बच्चे, इसने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर है जो कि तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, और अगर तुम मुझे यहाँ पे आजाद करवा देते हो तो मैं अपनी महान पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। अब जायंट डेमोनिक स्पिरिट की ये बात सुनकर चैनमू जो कि अभी तक वहाँ पे बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था, अचानक से ही वो वहाँ पे एक स्माइल करते हुए जायंट डेमोनिक स्पिरिट को एक लुक देता है, जिसे देखते ही जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे समझ चुका था कि अब तक चैनमू उसे वहाँ पे बेवकूफ बनाते हुए आ रहा था। अब जैसे ही जायंट डेमोनिक स्पिरिट को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि चैनमू तो उसे वहाँ पे बेवकूफ बना रहा था, तो हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे चैनमू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए चैनमू से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे एक महान डीमन गॉड को बेवकूफ बनाने की, इसकी सजा में तो अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और जायंट डेमोनिक स्पिरिट की ये बात सुनकर चैनमू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे गिला क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भी तो यही इरादा था, मुझे बेवकूफ बनाते हुए खुद को आजाद करवाना। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें आजाद करवा देता तो तुम सबसे पहले मेरी ही जान लेते। तुम्हें क्या लगा था कि उन स्पाइक्स को देखते हुए मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा कि तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया है? वैसे भी वो पिन सेम टू सेम है, मेरी ग्रैंड माशिया की नीडल्स की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसका इस्तेमाल वो दूसरे लोगों को ट्रैप करने के लिए करती है। अब चैनमू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे गुस्से से घुराते हुए चैनमू से कहता है, ओ तो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे। जिस पे चैनमू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हाँ तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी किसी घटिया डीमन रेस से बिलोंग करता हूँ? नहीं, मैं एक इंसान हूँ और हमेशा इंसान ही रहूंगा। जिस समय तुमने मुझे अपना डिसेंडेंट बोला था, मैं उस समय तुम्हारे गंदे इरादों के बारे में जान गया था और अब तक बस यहाँ पे जानबूझकर नाटक कर रहा था। और ये कहकर चैनमू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जायंट डेमोनिक स्पिरिट को अपनी पीठ दिखाते हुए मजे से वहाँ से जाने लगा था। पर अभी चैनमू वहाँ से जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट एक बार फिर से गुस्से से घुराते हुए चैनमू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? आज तो मैं यहाँ पे तुम्हारी हड्डियों को भी चबा चबा के खा जाऊंगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी डेमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चैनमू को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर तो चैनमू को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उस मेंशन में ट्रैप होने के बावजूद भी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। लेकिन कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे चैनमू के नीचे से निकलना शुरू कर दिया था, जिस बात का तो वहाँ पे चैनमू को जरा सा भी एहसास नहीं था। पर जैसे जैसे वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे बाहर आ रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस गॉड का वो स्टोन स्टैचू भी एक्टिवेट होने लगा था, जिसके अंदर से डिवाइन मंत्र भी बाहर निकलने लगे थे। और जैसे जैसे उस गॉड स्टोन स्टैचू की पावर एक्टिवेट हो रही थी, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में आए हुए क्रैक्स भी खुद ब खुद ही वहाँ पे बनने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्पाइक्स जिन्होंने वहाँ पे उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट को ट्रैप कर रखा था, उनकी पावर भी वहाँ पे दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। और ऐसा होते ही उन स्पाइक्स ने वहाँ पे उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट की पावर को भी सप्रेस करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो सारी पावर जिन्होंने वहाँ पे चैनमू को घेर रखा था, वो भी दोबारा से उस मेंशन के अंदर खींचे जाने लगे थे, जैसे कि कोई जबरदस्ती उन्हें वहाँ पे खींच रहा हो। अब ये कमाल का नजारा देखकर तो चैनमू के साथ साथ जायंट टेप भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। उन्हें तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पे ये सब कैसे हो गया। पर अचानक से चैनमू वहाँ पे स्माइल करके उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारी जैसी डेमोनिक स्पिरिट्स का मुकाबला करने के लिए मुझे मेरे ग्रैंडपा बचपन से ही ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जैसी डेमोनिक स्पिरिट से निपटना तो मेरे लिए आम बात है। और ये कहकर चैनमू एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस एंशिएंट वन से बाहर जाने लगा था। पर चैनमू वहाँ से जा पाता उससे पहले चैनमू को वहाँ पे एक बार फिर से उसी एंशिएंट डेमोनिक स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चैनमू से कह रहा था, क्या तुम बाकी खुद को एक इंसान समझते हो? बच्चे, मैंने तुम्हें अपना जो डिसेंडेंट बोला था वो मैंने झूठ नहीं बोला था, तुम वाकई हमारी डेमोनिक रेस से ही बिलोंग करते हो। अभी तो तुम खुद से अनजान हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें इस बात का एहसास जरूर से होगा। और ये कहते कहते ही वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट पूरी तरह से सप्रेस हो चुका था, लेकिन उसकी बातों ने वहाँ पे चैनमू को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि चैनमू भी वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि सप्रेस होते समय वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा होगा। और यही सब सोचते हुए चैनमू वहाँ पे
बाहर आ चुका था, जहाँ चैनमू को आते हुए देख चैनमू भी वहाँ पे उससे कहता है, क्या वाकई तुम्हें उस जायंट डिमोनिक स्पिरिट की बातों के ऊपर यकीन है? तुम्हारे फेस को देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे तुम खुद को भी एक डिमन ही समझ बैठे हो। जिस पे चैनमू वहाँ पे उसकी बात को मजाक में लेते हुए उससे कहता है, तुम तो जानते ही हो कि वो डिमोनिक स्पिरिट कितना ज्यादा झूठा था, वो तो बस मुझे फंसाने के लिए ये सब बोल रहा था, और तुम खुद ही मुझे देखो, मैं भला कैसे एक डिमन हो सकता हूँ। और ये तो अच्छा है कि मेरे सभी ग्रैंड पास ने बचपन से ही मुझे इन चालाकियों से निपटना समझा दिया था, तभी आज जाकर मैं खुद को यहाँ पे बचा पाया हूँ। और जायंट टेप मेरे दोस्त, जहाँ तक मेरा अंदाजा है अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अब तुम्हें अपना घर बदल लेना चाहिए। चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट टेप भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि वो और आसपास के कुछ जंगली जानवर खुद को बचाने के लिए उसी एंशिएंट रूइंस के अंदर ही रहा करते थे, पर अब तो ये जगह भी उनके लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब से वो लोग कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अगर वो रात बाहर गुजारते तो वो डार्कनेस वैसे ही उन सभी की जान ले लेती। और ये सब सोचकर चैनमू वहाँ पे उन सभी से कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग इस एंशिएंट रूइंस के अंदर रह सकते हो, लेकिन गलती से भी उस एंशिएंट टेंपल के अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना अगले दिन तुम्हारी लाश ही मिलेगी। अब चैनमू की ये बात सुनकर सभी जानवर भी वहाँ से वापस चले जाते हैं, जिसके बाद जायंट टेप चैनमू को लेकर अपने रूलिंग एरिया में आ चुका था, जहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जायंट टेप के पंजे का निशान मौजूद था, जो कि ये दर्शाता था कि जायंट टेप ये जंगल का किंग है। वहीं जायंट टेप वो सब चैनमू को बहुत ही प्राउड के साथ बता रहा था, जो देखकर चैनमू वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है कि तुम इस जंगल के लॉर्ड हो, और वैसे तो ये बात मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे अपने साथ लेकर क्यों आए हो? जिस पे जायंट टेप वहाँ पे चैनमू से अपने पंजे के साथ साथ उसे भी वहाँ पे अपना पंजा बनाने के लिए कहने लगा था, क्योंकि अब जायंट टेप चैनमू को अपना भाई मान चुका था। अब जायंट टेप की ये बात सुनकर चैनमू भी वहाँ पे उस बड़े से स्टोन के करीब आ गया था, जहाँ जैसे ही चैनमू उस स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है तो चैनमू वहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ पे अपने हाथ को प्रिंट करना इतना ज्यादा आसान काम भी नहीं है, इसलिए चैनमू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस चट्टान के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और चैनमू का हाथ भी वहाँ पे स्टोन के ऊपर प्रिंट होने लगा था, जो देखा तो जायंट टेप वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। और जब चैनमू का हाथ वहाँ पे पूरी तरह से उस स्टोन के ऊपर प्रिंट हो जाता है तो जायंट टेप वहाँ पे चैनमू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो मेरा पंजा तुम्हारे पंजे से कितना ज्यादा बड़ा है, पर अब क्योंकि तुम्हारा पंजा भी स्टोन के ऊपर आ चुका है तो इसका मतलब है कि अब से तुम भी मेरी तरह इस जंगल के गार्डियन हो, यानी कि मेरे छोटे भाई हो। और ये कहकर उन दोनों ने ही वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। उन दोनों का बॉन्ड तो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा था, लेकिन अभी चैनमू जायंट टेप के साथ मिलकर वहाँ पे इसी तरह से अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे पेपर फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए डिसेबल विलेज की तरफ ही बढ़ रहे थे, और उनके साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट सूट भी आगे बढ़ रही थी, जिन्हें देखकर चैनमू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये कौन लोग है? ऐसे लोगों को तो आज से पहले मैंने कभी भी डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं देखा। जबकि जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि डाशू कॉन्टिनेंट का पूरा मौसम ही वहाँ पे चेंज होता चला जा रहा था, और उस जेंट सूट के चलते सभी डिसेबल ग्रैंड पास ने भी उन्हें वहाँ पे देख लिया था, जिसके चलते वो सभी वहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठा हो चुके थे। और देखते ही देखते वो सभी मिस्टीरियस लोग वहाँ पे डिसेबल विलेज में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों का लीडर ग्रैंड माशिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा काफी नाम सुन रखा है और इसी के चलते मैं यहाँ पे तुमसे कुछ कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। जिस पे गाँव के मुखिया भी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह के कपड़े सिलवाने हैं? जिस पे वो एल्डर भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए गाँव के मुखिया से कहता है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग की शुरुआती दौर में था तो उस समय मैंने 9 लोगों के कफन तैयार किए थे, पर अब वो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं, इसलिए मैं नहीं सिलवाना चाहता हूँ, जिसे तुम अपने ही साइज पे बना सकते हो। अब इस इनडायरेक्ट वे में दी हुई धमकी को वो लोग भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुके थे, और ग्रैंडमा डूजी वहाँ पे आगे बढ़कर स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है। जिस पे वो एल्डर भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे यहाँ पे 9 कॉफिन चाहिए। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने वहाँ पे उन कॉफिन को बनाने के लिए लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया था, पर इसी बीच चैनमू भी हड़बड़ी में वहाँ पे आ पहुँचता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया से कहता है कि मैंने कुछ अनजान लोगों को अपने डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर उड़ते हुए देखा था। और चैनमू को देखकर ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए उससे कहते हैं, क्या कि तुम यहाँ पे क्यों चले आए? तुम तो आज रात अपनी ट्रेनिंग करने वाले थे ना, तो फिर तुम आखिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जिस पे चैनमू उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि उन अनजान लोगों को देखकर मुझे आप सभी की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, तो इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। जबकि वो एल्डर चैनमू को देखकर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ अब एक कफन और एक कॉफिन और ज्यादा बनवाना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे टोटल 10 लोग रहते हैं। और ये कहकर वो एल्डर अपने कियान नाम के एक डिसेबल को आदेश देते हुए कहता है कि इन बेकारी को जल्दी से इनके पैसे लौटा दो, ताकि हमारे लिए जल्दी से जल्दी कफन को तैयार कर सके। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कियान ने भी वहाँ पे अपने पास से काफी सारे पेपर फ्लावर्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे नीचे उनकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया था, जिसे देखते ही अलकेमी ग्रैंड
ग्रैंडपा वहाँ पे समझ जाते हैं कि ये तो मरे हुए लोगों के पैसे हैं, जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। और वो वहाँ पे ग्रैंड माशिया की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि अगर वो सभी कॉफिस अभी के अभी तैयार हो जाते तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाता। जिस पे ग्रैंड माशिया भी उसे वहाँ पे एक और लुक देते हुए कहती है, अगर आपको इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं अभी के अभी काम स्टार्ट कर देती हूँ। और ये कहकर ग्रैंड माशिया ने वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए उन कफन्स को बनाना शुरू कर दिया था। जबकि ग्रैंडपा माँ ने भी वहाँ पे 10 की बजाय 12 कॉफिन्स बना दिए थे, जिन्हें वो वहाँ पे उस एल्डर को देते हुए कहते हैं, बाकी की 2 कॉफिन्स मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। और उन्हीं कॉफिन्स के ऊपर ग्रैंड माशिया ने कफन भी डाल दिए थे। अब बस कमी थी तो डेड बॉडीज की, जिन्हें वहाँ पे उन कॉफिन्स के अंदर रखा जाने वाला था। और ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उस एल्डर से कहती है, मैंने तुम सभी के साइज के टोटल 12 कफन्स बनाए हैं, जो कि उम्मीद करते हो कि तुम सभी को फिट आएंगे। अब अपनी ग्रैंड माशिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब चेनमू वहाँ पे उन सभी लोगों की गिनती करता है तो उन सभी की तादाद भी 12 थी, जो देखकर तो चेनमू भी वहाँ पे हंसते हुए खुश होने लगा था। और तभी अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे कोल्ड टून में उस एल्डर से कहते हैं, आपका एक्सेंट तो मुझे बिल्कुल लीजियन सेट के लोगों की तरह दिखाई दे रहा है। और मैंने लीजियन के एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान के बारे में सुन रखा है, जो कि अपने लीजियन सेट में आने वाले नए लोगों को ट्रेनिंग देता है, जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है कि वो इंसान इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पानी के बहाव को रोकते हुए उसे भी 2 हिस्सों में काट सकता है। अब ये सुनकर वो एल्डर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, आपने बिल्कुल ठीक सुन रखा है, पर आज से कुछ दिन पहले उसी मास्टर के 5 एल्डर्स और 5 डिसेबल्स यहाँ पे आए थे, जिन्हें 5 रिवर ऑफ डिसेबल्स के नाम से भी जाना जाता था। पर अफसोस की बात तो ये है कि उनका कोई भी अता पता नहीं है। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेनमू भी वहाँ पे समझ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं 5 डिसेबल्स की बात कर रहा है, जो कि चेनमू के पीछे पड़े हुए थे और उसे मारना चाहते थे। तभी ब्लाइंड ग्रैंडपा वहाँ पे उस एल्डर से कहते हैं, अब तो मुझे तुम्हारे डिसेबल्स की चिंता होने लगी है। आखिर तुमने उन्हें ट्रेनिंग के लिए दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर ही क्यों भेजा था? क्या आपको नहीं पता कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? मुझे तो लगता है कि अब तक वो सभी बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके होंगे। अब ब्लाइंड ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर के साथ साथ उसके डिसेबल्स को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पर तभी वो एल्डर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दाशु कॉन्टिनेंट कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है और अब तक वो सभी लोग मारे भी जा चुके होंगे। इसलिए तो मैं खुद यहाँ पे उनके कातलों को ढूंढने के लिए आया हूँ, ताकि मैं उनके हथियारों को ढूंढकर उन्हें भी मौत के घाट उतार सकूं। और तुम लोगों को ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि मुझे उन हथियारों को भी पता चल चुका है। उनमें से एक डिसेबल को रेड सिल्क की मदद से मारा गया था, और वैसा सिल्क तो बिल्कुल ये लेडी भी इस्तेमाल करती है। और उनमें से एक डिसेबल को तो उसके गर्दन में लकड़ी की स्टिक को घुसाते हुए मारा गया था, जिसने अभी तक सही से अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट ही नहीं किया था। पर उससे पहले उन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पर अब तुम दरिंदों को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर चेनमू भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मुंबई ही है, जो कि यहाँ पे अपने उन डिसेबल्स की मौत का बदला लेने के लिए आया है। और इसी बीच हम देखते हैं कि म्यूट ग्रैंडपा उन्हें वहाँ पे गालियाँ दिए जा रहे थे, जो देखकर डीप ग्रैंडपा उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि अब चुप भी कर जा, उन्हें वहाँ पे तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा। और तभी गाँव के मुखिया भी वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, वो तो आप यान किंगडम से बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है आप एम्परर के भी खास होंगे। जिसपे वो एल्डर बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं लीजियन सेट का गवर्नर हूँ, और मेरी पोजीशन लीजियन सेट में 2nd ग्रेड की है। और जो 5 के 5 डिसेबल्स यहाँ पे आए थे वो सभी के सभी भी मुझसे ही बिलोंग करते थे, वो सभी मेरे जूनियर्स थे। जिसपे गांव के मुखिया भी वहाँ पे कोर्ट रूम में उससे कहते हैं, वो तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अपने कोर्ट रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। अब गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुंबई भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो तो तुम लोग हमारे रूल्स को मानते हो, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तो चलो फिर रूल्स के मुताबिक ही चलते हैं। मेरा ये डिसेबल क्यान बस अभी अभी स्पिरिचुअल फीटस रियालम में पहुंचा है, जो कि यहाँ पे तुम्हारे इस छोटे से डिसेबल को चैलेंज करना चाहता है। असल में मुंबई यहाँ पे चेनमू की बात कर रहा था। अब ये सुनकर तो ग्रैंडपा डू को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जल्दी से अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे इस डैगर का मुकाबला करके देखा, तुम उस बच्चे को क्या चैलेंज कर रहे हो। जिसपे गाँव के मुखिया वहाँ पे ग्रैंडपा डू को रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमें भी रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। और हाँ, अब कोई भी चेनमू को फाइट करने के लिए नहीं रोकेगा, और ना ही कोई अब उसे फाइट के बारे में कोई एडवाइस देगा। चेनमू को सब कुछ खुद से ही करना होगा। और ये कहकर गांव के मुखिया वहाँ पे चेनमू से कहते हैं कि अगर तुम हार जाओ तो जिंदा वापस मत आना। गांव के मुखिया की ये बात चेनमू भी वहाँ पे समझ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपने डैगर्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे कियान का मुकाबला करने के लिए उसके सामने भी आ चुका था। वहाँ पे आगे बढ़ने लगा था, और वो वहाँ पे अपने डैगर्स को बिल्कुल वैसा ही मूव कर रहा था जैसा कि उसके ग्रैंडपा डू करते हैं। और चेनमू को वहाँ पे इस तरह से अपना स्टाइल कॉपी करते हुए देखकर तो ग्रैंडपा डू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजियन सेट की तरफ से एल्डर मुंबई ने वहाँ पे अपने डिसेबल क्यान को आगे भेज दिया था चेनमू का मुकाबला करने के लिए, जो कि आगे आते हुए वहाँ पे एक कोल्ड स्माइल के साथ चेनमू से कहता है, तुम यहाँ पे जिस टेक्निक को इस्तेमाल करने का सोच रहे हो उसे तो मैंने अपने बचपन में ही सीख लिया था, और तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मेरे सीनियर साथी को हराया था
उसके बारे में भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो तुम्हारी वो चाल भी मेरे ऊपर कोई काम नहीं करने वाली। और उसी के साथ साथ तुमने जिस किक का इस्तेमाल करते हुए हमारी साथी फीमेल डिसेबल को हराया था, उसके बारे में भी मुझे पता चल चुका है। यानी कि अब तुम अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल भी मेरे ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं जरूर से कहना चाहूंगा, वाकई तुमने मेरे साथ साथ हमारी लीजियन सेट के काफी सारे लोगों को इम्प्रेस कर दिया है। हालांकि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने इतने ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट का मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म कर दिया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और आज तुम्हारी लाइफ का सबसे बुरा दिन होने वाला है, क्योंकि आज तुम्हारा मुकाबला होगा मेरे साथ। और मेरे ऊपर तो तुम्हारी कोई भी पुरानी टेक्निक काम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं उन सभी के बारे में ऑलरेडी जानता हूँ, जबकि मेरे बारे में तो तुम कुछ भी नहीं जानते। इसलिए अगर तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी किसी नई टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। जिसपे चैनमू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी सारी टेक्निक्स पुरानी हो चुकी हैं? चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कियान वहाँ पे एक बार फिर से उसका मजाक उड़ाने वाली स्माइल करते हुए उससे कहता है, बच्चे आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आज से पूरे 200 साल पहले मास्टर यान और एक कॉम्बैट मार्शल मास्टर के बीच में स्वॉर्डमैनशिप और कॉम्बैट स्किल्स को लेकर एक बहस छिड़ गई थी, और कौन सही है इसका फैसला करने के लिए उन दोनों ही महान मास्टर्स को आपस में फाइट करनी पड़ी थी। और जानते हो उस फाइट का रिजल्ट क्या निकल कर आया था? मास्टर यान का ने अपने स्वॉर्ड के सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस कॉम्बैट स्किल वाले मास्टर को हरा दिया था। और उस दिन के बाद से ये साबित भी हो गया था कि स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी स्किल मुकाबला नहीं कर सकती। और आज मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी उसी स्वॉर्डमैनशिप का ही एक नमूना दिखाने वाला हूँ। और ये कहते हुए कियान ने अचानक से ही वहाँ पे अपने पास एक स्वॉर्ड बॉल को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर से उसने वहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लिया था। और एक साथ वहाँ पे मल्टीपल स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ उन्हें वहाँ पे मूव करने लगा था, जो देखकर चैनमू भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसके ओपोनेंट की स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा कमाल की है। पर अभी चैनमू वहाँ पे सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि कियान ने वहाँ पे चैनमू को और ज्यादा समय ना देते हुए जल्दी से वहाँ पे अपने मल्टीपल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए चैनमू के ऊपर हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए उसका खतरनाक अटैक को देखकर चैनमू भी अपने डैगर्स को लेकर बहुत ही तेजी के साथ कियान की तरफ ही आगे बढ़ गया था, जहाँ चैनमू भी इतनी तेजी के साथ मूव कर रहा था कि कियान की कोई भी स्वॉर्ड उसे वहाँ पे हिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि चैनमू वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे पूरी तरह से खुद को वहाँ पे उन स्वॉर्ड से आजाद नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि चैनमू को लगातार वहाँ पे उनसे बचते हुए इधर उधर मूव करना पड़ रहा था। और इसी बीच एक स्वॉर्ड तो सीधा वहाँ पे उसकी आंख के सामने पहुंच जाती है, जो देखकर तो एक पल के लिए चैनमू भी वहाँ पे घबरा गया था, क्योंकि अगर एक भी सेकंड की देरी होती तो अब तक चैनमू का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका होता। और ये देखकर अब चैनमू वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो वहाँ पे कियान के हमले को जितना ज्यादा डॉज करने की कोशिश कर रहा था, उसके हमले वहाँ पे चैनमू के उतने ही ज्यादा करीब आते चले जा रहे थे, जो देखकर चैनमू वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लड़का पहले से ही जानता है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। और ये कहकर चैनमू ने अचानक से अपनी स्पीड को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखते हुए कियान के फेस के ऊपर तो एक बार फिर से स्माइल आ जाती है। और उसने अचानक से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की पोजीशन को चेंज करते हुए उन्हें वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ घुमाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो अब बेचारे चैनमू के लिए वहाँ पे और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपने डैगर्स का भी इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड्स को रोकने लगा था। यानी कि चैनमू वहाँ पे एक बार फिर से उसके अटैक को समझ चुका था और उससे बचने का रास्ता भी ढूंढ निकाला था। हालांकि कियान की स्वॉर्डमैनशिप वाकई बहुत ज्यादा कमाल की थी, लेकिन चैनमू भी किसी से कम नहीं था। वो हर बार उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे बचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता था। और इसी बीच चैनमू वहाँ पे कियान का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पे धूल का सहारा लेते हुए उसके चारों तरफ वहाँ पे धूल फैला देता है, जो देखकर कियान वहाँ पे गुस्से से उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरे ऊपर कोई काम करने वाली हैं? तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करके अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है और अब तुम देखोगे यहाँ पे मेरी ट्रू पावर को। अब भले ही वहाँ पे कियान के चारों तरफ धुआं फैला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वहाँ पे एहसास हो जाता है कि चैनमू लेफ्ट की तरफ से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि कियान को वहाँ पे इस बात का एहसास पहले से ही हो चुका था, तो इसलिए हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चैनमू के अटैक को रोक लिया था, जो देखकर तो चैनमू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अरे नहीं, इसे तो मेरे अटैक के बारे में पहले से ही पता चल चुका था। पर अभी चैनमू वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर कियान ने भी अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे दोबारा चैनमू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते मजबूरन चैनमू को भी वहाँ पे पीछे हटना पड़ रहा था। और जैसे जैसे ये फाइट वहाँ पे आगे बढ़ रही थी, कियान वहाँ पे चैनमू के ऊपर भारी पड़ता चला जा रहा था, जो देखकर तो चैनमू भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल कर रहा है? मैंने तो सुना था कि अगर कोई पर्सन मल्टीपल स्वॉर्ड्स को भी इस्तेमाल करता है तो वो उन सभी स्वॉर्ड से भी सिर्फ एक ही तरह का मूव चल सकता है, जबकि ये तो यहाँ पे अपनी हर एक स्वॉर्ड को अलग तरीके से मूव कर पा रहा है। इसके पास टोटल 30 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स हैं, जिनका मुकाबला करते हुए मुझे यहाँ पे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि 30-30 लोगों के साथ फाइट कर रहा हूँ। और इसलिए अब धीरे धीरे चैनमू को भी वहाँ पे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अभी तक वो कियान के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया था, क्योंकि फाइटिंग के स्टार्ट से कियान ही बस उसके ऊपर हमला करते हुए चला आ रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि चैनमू भी अचानक से वहाँ पे अपने फायर एट्रीब्यूट की पावर को अपने डैगर्स के अंदर इंजेक्ट करने लगा था। और देखते ही देखते वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर उसने वहाँ पे कियान के ऊपर अपने फायर स्लैश से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए कियान भी जल्दी से वहाँ पे अपने मल्टीपल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने
सामने एक डिफेंसिव शील्ड लगा लेता है और अपनी शील्ड के साथ हम देखते हैं कि क्यान ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चेनमू के अटैक को रोक लिया था। जिसके बाद क्यान वहाँ पे एक कमीनी स्माइल करते हुए चेनमू से कहता है, बच्चे अब तो तुम्हें अंदाजा हो ही चुका होगा कि तुम्हारी इन छोटी मोटी चालों का मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। अगर तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा। और ये कहकर क्यान ने अचानक से वहाँ पे अपनी सभी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए दोबारा चेनमू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे चेनमू के ऊपर वहाँ पे सोर्स की बारिश हो रही हो। और चेनमू भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा था। और चेनमू वहाँ पे उन सोर्स को रोकने के लिए अपने हाथों को इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि दूर से देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे चेनमू के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन चुका हो। लेकिन इसका सीधा सीधा नुकसान वहाँ पे चेनमू को ही हो रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहता तो चेनमू की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्द कंज्यूम हो जाती और उसके बाद तो वो क्यान के सामने एक पल के लिए भी नहीं टेक पाता। इसलिए चेनमू भी अब वहाँ पे फाइट बैक करने का डिसाइड करता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ क्यान उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था, देखा मैंने कहा था ना कि स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी स्किल मुकाबला नहीं कर सकती। जिस पे चेनमू भी गुस्से से उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि इसका पता तो अभी तुम्हें थोड़ी देर में चल ही जाएगा। और ये कहते हुए चेनमू ने अचानक से ही वहाँ पे अपने डैगर्स के फर्स्ट अटैक को एक्टिवेट कर लिया था। और अब वहाँ पे चेनमू के रास्ते में जो कोई भी सोड आ रही थी, चेनमू उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था, जो देखकर क्यान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने एक साथ ही वहाँ पे अपने सभी के सभी सोर्स को रोटेट करवाते हुए वहाँ पे चेनमू के ऊपर अटैक करवा दिया था, जिनका चेनमू भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। जबकि क्यान की इस कमाल की टेक्निक को देखकर एल्डर मू भाई वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि भले क्यान अभी जस्ट स्पिरिचुअल फीटस रियलम में पहुंचा है, लेकिन उसकी स्वॉर्डमैनशिप तो अपने पीक पे पहुंच चुकी है। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उसने स्वॉर्डमैनशिप के लिए मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है। जब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा हुआ करता था तब से ही वो अपने पेन को कंट्रोल करते हुए आ रहा था, यानी कि स्वॉर्डमैनशिप तो उसके खून में ही थी। और ये कहकर एल्डर मू भाई वहाँ पे अपने बाकी साथियों से कहते हैं, और शायद तुम लोगों को इस बात का भी नहीं पता होगा कि क्यान ने जब अपनी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट भी नहीं किया था तभी वो 35 फीट की दूरी से अपने ब्रश को कंट्रोल करते हुए पेंटिंग बना सकता था। और तुम लोग तो जानते ही हो कि पेंटर को बनाना कितना ज्यादा बारीकी वाला काम होता है, तो इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप कितनी ज्यादा कमाल की होगी। और सभी को वहाँ पे अपने डिसेबल क्यान के बारे में ये सब बताते हुए एल्डर मू भाई को वहाँ पे अपने डिसेबल के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। हालांकि एल्डर मू भाई ने तो वहाँ पे ये सोचा था कि वो क्यान के बारे में ये सारी बातें बताते हुए चेनमू के ग्रैंड पास को वहाँ पे परेशान कर देंगे, लेकिन अब ये सारी बातें सुनकर गाँव के मुखिया भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसलिए वो भी आगे बढ़कर वहाँ पे चेनमू के बारे में उन्हें बताते हुए कहते हैं कि चेनमू बचपन से ही यहीं पे पलते बढ़ते हुए आ रहा है और यकीन मानो अब तक इस पूरे डाशु कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी बीस्ट नहीं बचा जिसके साथ चेनमू ने फाइट करते हुए उसे हराया ना हो। बचपन से लेकर अब तक चेनमू ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी, भले ही फाइट के दौरान उसकी जाने क्यों न दांव पर लग जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी हार मानते हुए पीछे नहीं हटता। और यही बात चेनमू को बाकी सभी लोगों से खास बनाती है। और ये कहकर गाँव के मुखिया वहाँ पे स्माइल करते हुए एल्डर मू भाई से कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि चेनमू कितना ज्यादा ताकतवर है। जबकि गाँव के मुखिया की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर मू भाई वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, कहीं ये वही महान लड़का तो नहीं है जिसके बारे में भविष्यवाणी में बताया गया था कि एक ऐसा लड़का जो कि गॉड किंगडम से अपीयर होगा और उसके पास हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी होगी। गॉड किंगडम तो ये डाशु कॉन्टिनेंट ही है, तो इसका मतलब है क्या ये वही लड़का है? और ये कहते हुए एल्डर मू भाई किसी गहरी सोच में जा चुके थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू तो अभी तक भी वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपने डैगर्स की मदद से वहाँ पे उन सोर्स का मुकाबला कर रहा था, लेकिन क्यान का थ्रेड इतना ज्यादा पतला था कि चेनमू उसे वहाँ पे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था, जो देखकर अब चेनमू भी वहाँ पे समझ चुका था कि अब उसे वहाँ पे अपनी 9 हैमर्स डिवाइन आइज टेक्निक को एक्टिवेट करना ही होगा। और यही सोचकर चेनमू ने वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी डिवाइन आई सेट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते तो अब चेनमू को वहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। इवन ब्रदर क्यान का थ्रेड बहुत ही ज्यादा पतला था, लेकिन अब अपनी डिवाइन आई सेट के चलते चेनमू उसे भी वहाँ पे देख पा रहा था, जो देखकर चेनमू वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और उसने जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर अब क्यान के ऊपर अटैक करने के बजाय उल्टा वहाँ पे उसके थ्रेड के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे काटना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ वो वहाँ पे क्यान का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम्हें अपनी स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा था ना, तो अब मैं देखता हूँ कि अपने थ्रेड के कट जाने के बाद तुम अपनी सोर्ड को कैसे कंट्रोल कर पाते हो। और ये कहकर तो चेनमू ने लगातार वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके थ्रेड को काटना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब क्यान को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और इसी गुस्से के साथ वो वहाँ पे अपने लीजियन सेट के लिए जर्नी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि क्यान के चारों तरफ वहाँ पे सोर्ड्स का एक बवंडर ही आ गया था। असल में ये लीजियन सेट की एक फोरबिडन टेक्निक थी, जिसके इस्तेमाल करते हुए कोई भी कल्टीवेटर एक ही समय पे 4000 से भी ज्यादा सोर्ड्स तक को कंट्रोल कर सकता था। और यही सब अब ब्रदर क्यान भी वहाँ पे कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब की बात तो उसकी स्वॉर्डमैनशिप के अंदर वाटर एट्रीब्यूट की भी पावर दिखाई दे रही थी, और उन सोर्ड्स के साथ मिलते हुए उसने वहाँ पे और भी ज्यादा भयानक रूप ले लिया था, जो देखकर तो चेनमू भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, इसने तो यहाँ पे अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और अपने क्लैन की फोरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से उसके स्पिरिचुअल थ्रेड्स भी अब वहाँ पे छुप चुके थे, जिन्हें अब बेचारा चेनमू वहाँ पे चाह कर भी नहीं
देख पा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि अब एक बार फिर से कैन वहाँ पे चेनमू के ऊपर भारी पड़ने लगा था, क्योंकि चेनमू तो अब दोबारा वहाँ पे डिफेंसिव मोड में आ चुका था और वैसे भी अभी तक उसके पास खुद को वहाँ पे बचाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे कैन वहाँ पे चेनमू के ऊपर भारी पड़ने लगा था, जो देखकर वो वहाँ पे चेनमू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पे अपने इन दो छोटे छोटे डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए मुझे टक्कर दे पाओगे, जबकि मैं तो यहाँ पे 35 से भी ज्यादा किलिंग मूव्स को जानता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो तुम्हें 35 बार से भी ज्यादा मार सकता हूँ। और ये कहकर कैन ने अचानक से ही वहाँ पे अपने पहले किलिंग मूव को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से सीधे वहाँ पे चेनमू के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे चेनमू भी वहाँ पे एक बार फिर से अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो सभी सोर्स वहाँ पे चेनमू के साथ इतनी तेजी के साथ टकरा रही थी कि हम देखते हैं कि चेनमू खुद ब खुद ही अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे होता चला जा रहा था। पर कमाल की बात तो ये थी कि चेनमू अभी तक भी वहाँ पे अपने दोनों डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोर्स को रोक पा रहा था, जो देखकर कैन को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो वहाँ पे अपने सेकंड किलिंग मूव को एक्टिवेट करते हुए पीछे से भी वहाँ पे कुछ सोर्स का इस्तेमाल करते हुए चेनमू के ऊपर हमला करवा देता है, जिसके चलते तो बेचारा चेनमू वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहाँ पे करे तो करे क्या। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैन की मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स ने वहाँ पे आपस में मिलते हुए चेनमू को चारों तरफ से घेरते हुए वहाँ पे एक टोर्नेडो का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो कैन के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ चुकी थी। उसके इरादे वहाँ पे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे थे और देखते ही देखते वो वहाँ पे अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे चेनमू को खत्म करने के लिए एक डेडली अटैक को क्रिएट करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेनमू भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे इतनी आसानी से अपनी हार मान लूंगा? तुम यहाँ पे हजारों सोर्स का इस्तेमाल करोगे तो मैं यहाँ पे अपने हजारों हाथों को बना लूंगा। और ये कहकर चेनमू ने अचानक से वहाँ पे अपनी हेगेमोनिक डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एक नई टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि चेनमू की बॉडी से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और जैसे ही चेनमू वहाँ पे पूरी तरह से अपनी उस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है तो चेनमू के पीछे वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल हैंड्स आ चुके थे, जो कि वहाँ पे उन सभी सोर्स को रोकने में चेनमू की मदद भी कर रहे थे। पर चेनमू तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, वो अपने मल्टीपल स्पिरिचुअल डिवाइन हैंड्स के अंदर अपनी थंडर पाम टेक्निक की पावर को भी डाल देता है, जो देखते हुए तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे चेनमू के रूप में वहाँ पे किसी नए गॉड का जन्म हो रहा हो। जबकि अपनी इस कमाल की टेक्निक के साथ ही हम देखते हैं कि अब चेनमू वहाँ पे उन सभी के सभी सोर्स को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक पा रहा था। इवन हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो सोर्स वहाँ पे चेनमू के साथ टकरा रही थी तो उल्टा वहाँ पे उन सोर्स में क्रैक्स आते चले जा रहे थे, जो देखकर कैन गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए चेनमू से कहता है, तुमने अपनी सारी पावर को अपने एक ही अटैक में लगा दिया, जिसके चलते अब सिर्फ थोड़ी ही देर में न सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगी, बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हारे दोनों हाथ में बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएंगे, जिसके बाद तो तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला करने के लिए किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी ट्रू पावर को। और ये कहकर चैन वहाँ पे एक बार फिर से चेनमू के ऊपर हमला करने के लिए अपनी सोर्स को रेडी करने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वाकई चेनमू के हाथ धीरे धीरे वहाँ पे इंजर्ड होने लगे थे, जो देखकर तो अब चेनमू भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने ग्रैंडपा ड्रू की सिखाई हुई बिग किलिंग नाइफ टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा था। और अब वो भी वहाँ पे कैन की तरह अपने नाइफ को कंट्रोल करते हुए अपने स्पिरिचुअल थ्रेड की मदद से वहाँ पे कैन के ऊपर हमला करने लगा था। पर चेनमू का थ्रेड बहुत ही ज्यादा मोटा था, जिसे एक तो कैन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ देख पा रहा था और उसी के साथ साथ मोटा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्लो भी था, जिसके चलते कैन वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ चेनमू के हमलों को डॉज कर पा रहा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि चेनमू ने अपनी इस टेक्निक के साथ साथ अपनी सीखी हुई नई सोल टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि उसने इंशेटूस टेंपल के अंदर सीखी थी। और जैसे ही चेनमू वहाँ पे अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो बेचारा ब्रदर कैन भी वहाँ पे खुद को उससे नहीं बचा पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि चेनमू की सोल टेक्निक के साथ ही कैन की सोल उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी, जिसके चलते तो अब ब्रदर कैन वहाँ पे अपनी जगह से हिलजुल भी नहीं पा रहा था। और ये कमाल का नजारा देखकर तो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी वहाँ पे कुछ भी समझ पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि चेनमू ने वहाँ पे अपने डैगर को कंट्रोल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे ब्रदर कैन की तरफ थ्रो कर दिया था, जो कि वहाँ पे उसके सीने को चीरता हुआ उसकी बॉडी के आर पार हो चुका था। और इसके साथ ही कैन का खेल वहीं पे खत्म हो चुका था, यानी कि चेनमू वहाँ पे इस फाइट को जीत चुका था। जो देखकर तो ग्रैंडपा ड्रू भी वहाँ पे खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, फाइनली बच्चे तुमने कर दिखाया। लेजियन सेट के एलिस को तो वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चेनमू जो कि कैन से इतना ज्यादा कमजोर था, उसने कैन को फाइट में हराते हुए उसे खत्म कर दिया। और इसी बीच ग्रैंडपा ड्रू जी वहाँ पे ग्रैंडमा शिया से सवाल करते हुए पूछता है, ओल्ड लेडी क्या ये कमाल की सोल टेक्निक तुमने चेनमू को सिखाई थी? जिस पे ग्रैंडमा शिया उसे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहती है कि भला मैं इसे ये टेक्निक कहाँ से सिखाऊंगी, मैंने तो किसी ऐसी टेक्निक को आज पहली बार अपनी आंखों से देखा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर मूर भाई अपने डिसेबल कैन की बॉडी को बहुत ही गौर से देखते हुए चेनमू से कहते हैं, तुमने धोखे से इस फाइट को जीता है, क्योंकि अभी अभी तुमने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया था वो तो डीमन क्लैन से बिलोंग करती है, और अगर तुम यहाँ पे डीमन क्लैन की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका तो सिर्फ एक ही मतलब निकल कर आता है कि तुम भी डीमन जैसे ही बिलोंग करते होगे। और क्योंकि मैं इंसानियत का रखवाला हूँ तो इसलिए अब मेरा ये फर्ज बनता है कि इंसानियत को बचाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूं, क्योंकि फ्यूचर में तुम हमारी पूरी इंसानियत के लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकते हो, जो कि मैं कभी भी नहीं होने दे सकता। जबकि गांव के मुखिया एडर मूर भाई की बात को बीच में ही काट
काटते हुए वहाँ पे उससे कहते हैं, अरे यार आप इतना जल्दी क्यों घबरा रहे हैं, अभी तो बस ये फाइट स्टार्ट हुई है, अब देर मत कीजिए और जल्दी से अपने इस डिसेबल की बॉडी को इस रेडी हो चुके कोफिन के अंदर डाल दीजिए, ताकि हम यहाँ पे बाकी आप सभी को भी इन कोफिन्स के अंदर भेजने का इंतजाम कर सकें। जिस पे एल्डर भाई भी गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए गाँव के मुखिया से कहता है, कोफिन तो आज जरूर से सजाए जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी से नहीं बल्कि तुम्हारी लाशों से। और ये कहते हुए एल्डर भाई ने वहाँ पे एक तरह से गुस्से से जंग का ही ऐलान कर दिया था, जहाँ दोनों तरफ के ही लोग वहाँ पे एक दूसरे की जान लेने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे थे। और डिसेबल गांव के लोगों के सामने खड़ा था चैनमू, जो देखने से तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे चैनमू वहाँ पे अकेले ही उन सभी के साथ फाइट करने के लिए जा रहा है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर भाई भी वहाँ पे अपने लोगों के साथ पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था, लेकिन आगे बढ़ते हुए फाइट करने के बजाय एल्डर भाई और उसके लोगों ने अचानक से ही वहाँ पे अपने हाथों में पकड़ी हुई स्टिक्स को नीचे जमीन पे पटकना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे अपनी स्टिक्स को नीचे जमीन पे पटक रहे थे, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे स्पिरिचुअल बबल्स अपीयर होने लगे थे, जिन्हें देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इवन चैनमू जो कि वहाँ पे सबसे आगे था, वो भी उन स्पिरिचुअल बॉल्स को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि अब आखिर ये क्या चीज है। लेकिन जब चैनमू को वहाँ पे इस बारे में कोई भी जवाब नहीं मिल पाता, तो इसलिए चैनमू वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट टेक्निक का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। और जैसे ही चैनमू वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट को एक्टिवेट करता है, तो उसे वहाँ पे सारा माजरा समझ आ चुका था। असल में वो सभी एल्डर्स वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी अपनी स्टिक को नीचे जमीन पे पटकते हुए वहाँ पे अपने अपने स्पिरिचुअल थ्रेड का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे थे। ये एक तरह की हिडन फॉर्मेशन थी, जिसे वहाँ पे आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। और जब चैनमू वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिचुअल थ्रेड वाली दिशा की तरफ देखता है, तो उसे वहाँ पे एक ड्रैगन फॉर्मेशन दिखाई देती है, जो कि जैसे ही वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो चैनमू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देने लगा था, जिसे देखकर तो चैनमू वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, मुझे देर हो गई, इन लोगों ने तो यहाँ पे अपनी ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी कर लिया, और मुझे नहीं लगता कि अब इस ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ पाना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। पर अभी चैनमू वहाँ पे घबराते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ग्रैंडपा टूजी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, बच्चे तुम्हें यहाँ पे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी मामूली सी फॉर्मेशन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये कहकर चैनमू के सभी ग्रैंडपास ने भी वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे रिलीज करना शुरू कर दिया था। हालांकि वो ड्रैगन फॉर्मेशन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन थी, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उसके सभी ग्रैंडपास वहाँ पे अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करने में वहाँ पे पूरी तरह से कामयाब हो चुके थे। जो देखकर तो चैनमू अपने मन ही मन में अपने सभी ग्रैंडपास से वहाँ पे इम्प्रेस होते हुए कहता है, मेरे सभी ग्रैंडपास की पावर्स तो वाकई बहुत ज्यादा कमाल की है, और मैं ये भूल क्यों गया था कि वो सभी तो फॉर्मेशंस को रोकने में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर भाई वहाँ पे उन सभी को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पे अपनी इस मामूली सी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारी इस खतरनाक ड्रैगन फॉर्मेशन को रोक लोगे? नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। क्या तुम लोग जानते हो कि हमारी इस ड्रैगन फॉर्मेशन को ताकत कहाँ से मिल रही है? तुम्हारे दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर ही फैली हुई रिवर से। और तुम लोगों को ये भी जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि हमारी इस ड्रैगन फॉर्मेशन की ताकत सिर्फ इस गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पूरे दाशु कॉन्टिनेंट को घेर चुकी है, जिससे अब तुम लोग चाहकर भी खुद को नहीं बचा सकते। और ये कहते हुए एल्डर भाई ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आसमान में भी एक ड्रैगन फॉर्मेशन को बना दिया था, जो कि वहाँ पे पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। और जैसे ही वो पानी जाकर वहाँ पे इस ड्रैगन फॉर्मेशन के साथ टकराता है, तो उस पानी ने देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन का रूप ले लिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे अपनी खतरनाक आवाज के साथ रोर करता है, तो वहाँ पे अचानक से बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन ये कहानी यहाँ पे भी नहीं खत्म होती, क्योंकि हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फॉर्मेशन तो लगातार वहाँ पे इस रिवर के पानी को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व किए जा रहे थे। यानी कि एल्डर भाई वहाँ पे अपनी इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को क्रिएट कर रहे थे, जो देखकर तो ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती हैं, ये बेवकूफ नहीं जानते कि ये लोग यहाँ पे इस पानी का इस्तेमाल करते हुए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जबकि एल्डर भाई तो वहाँ पे उन सभी को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर वहाँ पे स्माइल करके उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं, क्यों, क्या हो गया तुम लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम सभी लोग बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और अब अचानक से हमारे वाटर एट्रीब्यूट की पावर को देखते हुए तुम सभी लोग इतने ज्यादा घबरा क्यों चुके हो? क्या तुम लोग ये बात नहीं जानते थे कि हमारा लीजियन सेट तो अपने वाटर एट्रीब्यूट की पावर की वजह से ही जाना जाता है? लीजियन सेट को दो बातें खास बनाती हैं, एक तो उसके वाटर एट्रीब्यूट की पावर और दूसरा उसकी शॉर्ट स्किल्स। और शायद तुम लोगों को इस बात का भी नहीं पता होगा कि मैं अपने बचपन से ही इन दोनों चीजों की ट्रेनिंग करते हुए आ रहा हूँ, जिसके चलते मैंने इन दोनों टेक्निक्स को आपस में मर्ज करते हुए एक नई फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट किया था, और उसी की ही ताकत आज मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और तुम लोग जानते हो कि खुशी की बात क्या है? मैं आज यहाँ पे तुम सभी लोगों को मारने के लिए तुम्हारे ही गाँव की रिवर के पानी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और ये कहकर तो एल्डर भाई ने वहाँ पे अपनी ड्रैगन फॉर्मेशन की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि अब उस वाटर ड्रैगन ने भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशाल रूप ले लिया था। और यही था उस वाटर ड्रैगन का असली रूप। जबकि चैनमू तो वहाँ पे उस वाटर ड्रैगन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। उसे वहाँ पे वाटर ड्रैगन के अलावा भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, क्योंकि उस ड्रैगन फॉर्मेशन के अंदर से कुछ वाटर ड्रॉप्स भी नीचे गिर रहे थे, जिन्हें जब चैनमू वहाँ पे अपनी डिवाइन आई साइट का इस्तेमाल करते हुए चेक करता है, तो उसे वहाँ पे एहसास होता है कि उन सभी वाटर ड्रॉप्स के अंदर बहुत ही अजीब किस्म का आयरन मौजूद है, जो कि
कभी भी वहाँ पे एक्सप्लोड होते हुए उनके ऊपर हमला कर सकता है। और अभी चेनमू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड माशिया भी उसे वहाँ पे सुधार करते हुए कहती हैं, संभल कर बच्चे, ये कोई मामूली वाटर ड्रॉप्स नहीं है, बल्कि ये तो शॉर्ट बॉल्स हैं जो कि कभी भी यहाँ पे एक्सप्लोड होते हुए तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकती हैं। यानी कि चेनमू का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। पर अभी चेनमू वहाँ पे उन ड्रॉप्स को देखते हुए ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही हम देखते हैं कि उन सभी वाटर ड्रॉप्स ने वहाँ पे एक्सप्लोड होना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर से एक साथ ही वहाँ पे हजारों सोर्स निकल कर बाहर आती हैं। पर वो सोर्स वहाँ पे पूरी तरह से निकल कर बाहर आ पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि ब्लेन ग्रैंडपा और बाकी सभी ने आगे बढ़कर वहाँ पे अपनी अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर वहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे उनके पास वहाँ पे सोर्ड के साथ टकरा रही थी तो वो सभी सोर्ड्स भी दोबारा वहाँ पे सोर्ड बॉल में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। और देखते ही देखते उन सभी ने मिलकर वहाँ पे उन सोर्ड्स के ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हुए उसे दोबारा से वहाँ पे सोर्ड बॉल में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसे सीधा वो वहाँ पे चेनमू की तरफ ही थ्रो कर देते हैं ताकि चेनमू उसे वहाँ पे अपने पास रख सके। और जैसे ही बेचारा चेनमू वहाँ पे सोर्ड बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका वजन वहाँ पे 10,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का था, इसलिए बेचारा चेनमू तो वहाँ पे सोर्ड बॉल के साथ ही नीचे गिर गया था। जो देखकर ग्रैंड माशिया वहाँ पे उन सभी को डांटते हुए कहती हैं, क्या तुम सभी का दिमाग खराब हो चुका है? क्या तुम लोग नहीं जानते कि एक सोर्ड बॉल के अंदर हजारों की तादाद में सोर्ड्स मौजूद होती हैं, जिनका वजन टोटल 10,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का होता है? पर उसके बावजूद भी तुम लोगों ने यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे उस सोर्ड बॉल को वहाँ पे चेनमू की तरफ फेंक दिया। अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइट करते हुए बहुत ज्यादा थक चुका होगा। अब ग्रैंड माशिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी को भी वहाँ पे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उस सोर्ड बॉल को ब्लेन ग्रैंडपा वहाँ पे अपने पास ही रख लेते हैं। जो देखकर ग्रैंड माशिया वहाँ पे उन सभी को शाबाशी देते हुए कहती हैं कि बहुत अच्छे, और वैसे भी अभी चेनमू इन सोर्ड बॉल्स को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं हुआ। और हाँ, अब इस तरह से पागलों की तरह इन सोर्ड्स के ऊपर बस अटैक ही मत करते रहो, बल्कि इनकी मदद सोर्ड को तलाश करने की कोशिश करो। अगर हम उस मदद सोर्ड को तलाश कर लेते हैं तो बाकी सभी की सभी सोर्ड्स को बहुत ही आसानी के साथ सोर्ड बॉल्स में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और क्योंकि ये काम बहुत ही ज्यादा बारीकी वाला था तो इसलिए ग्रैंड माशिया इसे वहाँ पे खुद ही सारा जान देने का डिसाइड करती हैं। इसलिए उन्होंने वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला दिया था, जिसके चलते उन्हें वहाँ पे मदद सोर्ड का पता भी बहुत ही आसानी के साथ चल गया था। जो देखकर उन्होंने भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल करके उस मदद सोर्ड को भी वहाँ पे अपने पास बुला लिया था। और उसके बाद ग्रैंड माशिया वहाँ पे उस मदद सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी के सभी सोर्ड्स को वहाँ पे सोर्ड बॉल में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। पर इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि एलएमयू भाई ने वहाँ पे अपने सभी साथियों के साथ मिलकर अपनी ड्रैगन फॉर्मेशन को वहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, जिसके चलते न सिर्फ वो दोबारा से वहाँ पे हजारों सोर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ अब तो उनका वाटर ड्रैगन भी वहाँ पे हमला करने के लिए रेडी हो चुका था। लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि वो सभी एलएस वहाँ पे अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए डिसेबल गाँव के लोगों के ऊपर हमला नहीं करते, बल्कि उन सभी लोगों ने वहाँ पे मिलकर अपनी सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वाटर ड्रैगन के ऊपरी हिस्से के ऊपर एक सोर्ड वाली परत बना दी थी, जिसके चलते तो अब वो वाटर ड्रैगन वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और यही थी एलएमयू भाई की फ्यूजन टेक्निक है। और एलएमयू भाई भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपने सभी लोगों को लेकर उस ड्रैगन के ऊपर आके खड़े हो चुके थे और अपने वाटर ड्रैगन को वहाँ पे उन सभी के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे भेज दिया था। लेकिन अपनी तरफ आते हुए उस ड्रैगन को देखकर भी वो लोग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराते। और तभी अचानक से गाँव के मुखिया वहाँ पे ब्लेन ग्रैंडपा को आदेश देते हुए कहते हैं, जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। और अब क्योंकि ब्लेन ग्रैंडपा को वहाँ पे अपनी पास को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल चुकी थी तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अपनी ड्रैगन लिंक स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए ब्लेन ग्रैंडपा वहाँ पे उस वाटर ड्रैगन को खत्म करना चाहते थे। जो देखा तो वाटर ड्रैगन ने भी जल्दी से वहाँ पे एक वाटर सोर्ड बॉल को क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए जैसे ही वो वहाँ पे ब्लेन ग्रैंडपा के ऊपर हमला करता है तो जिसके चलते हम देखते हैं कि हजारों की तादाद में सोर्ड्स ने अचानक से ही वहाँ पे बाहर निकलते हुए ब्लेन ग्रैंडपा के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर ब्लेन ग्रैंडपा वहाँ पे अकेले ही अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी सोर्ड्स को रोकते हुए वहाँ पे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। हालांकि वाटर ड्रैगन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हम देखते हैं कि ब्लेन ग्रैंडपा को रोकने के लिए ये काफी नहीं था। हालांकि लीजियन सेट के सभी एलएस वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हैं ताकि वो ब्लेन ग्रैंडपा को आगे बढ़ने से रोक सके। पर ब्लेन ग्रैंडपा तो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उनके सभी हमलों को डॉज करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और आगे बढ़ते हुए जाकर सीधा उन्होंने वहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे वाटर ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और ब्लेन ग्रैंडपा का स्टिक वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरा का पूरा एनर्जी ड्रैगन वहाँ पे एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड हो गया था। जबकि ये कमाल का नजारा देखकर तो बेचारी चेनमू की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह चुकी थी। वो वहाँ पे हैरान होते हुए खुद से ही कहता कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे ब्लेन ग्रैंडपा इतने ज्यादा ताकतवर निकलेंगे। उन्होंने तो अपने सिर्फ एक के अटैक के साथ इतने ज्यादा खतरनाक ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसे हराना ही मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस वाटर ड्रैगन के डिस्ट्रॉय होते ही बेचारे वो सभी एलएस भी वहाँ पे बारिश की बूंदों के साथ नीचे गिरने लगे थे। जबकि ये सब देखते हुए एलएमयू भाई को तो वहाँ पे ब्लेन ग्रैंडपा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए कोई वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि एलएमयू भाई ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे ब्लेन ग्रैंडपा के ऊपर हमला
मुकाबला कर दिया था। हालांकि ब्लेन ग्रैंडपा वहाँ पे देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे एल्डर मूबाई को आते हुए सेंस कर लिया था, इसलिए वो भी वहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक चल देते हैं। और देखते ही देखते उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा चुके थे और काफी देर तक तो हमें वहाँ पे ये भी नहीं पता चल पाता कि किसका अटैक किसको लग पाया है और कौन बच गया। और इस बात का पता हमें तब चलता है जब एल्डर मूबाई के मुंह से खून निकलने लगा था। पर ये देखकर एल्डर मूबाई वहाँ पे परेशान होने के बजाय उल्टा वहाँ पे खुश होते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था। अचानक से उसका पूरा बिहेवियर ही वहाँ पे चेंज हो चुका था। वो वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ब्लेन ग्रैंडपा के साथ बात करते हुए उनसे कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे इस तरह से आपके साथ फाइट करने का मौका मिलेगा और आप जैसे एक महान वॉरियर के साथ मेरी मुलाकात यहाँ पे स्टाशू कॉन्टिनेंट के अंदर होगी। शायद आपको नहीं पता, लेकिन आप हमेशा से ही मेरे आइडल रहे हैं। आपके साथ फाइट करना तो मेरी जिंदगी का सपना था और देखो मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। जब मैं आज आपके साथ फाइट कर रहा था तो मुझे इस बात का पता ही नहीं था। आप जानते हैं कि सिर्फ आपको हराने के लिए मैंने अपनी इस खतरनाक फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट किया था, ताकि जिस दिन मेरा आपके साथ सामना हो मैं इस खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपको हरा सकूं। पर आपने आज यहाँ पे इतनी आसानी के साथ मेरी फ्यूजन टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए ये भी साबित कर दिया कि आपका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और ये कहकर एल्डर मूबाई अचानक से वहाँ पे उदास होते हुए ब्लेन ग्रैंडपा से कहता है कि जिस दिन मुझे इस बात का पता चला था कि किसी ने आपकी आंखों को निकाल लिया है, उस दिन मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था और आपके साथ फाइट करने की मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर किसने सोचा था कि आंखें न होने के बावजूद भी आप अभी तक भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। और आपकी आज की फाइट को देखकर तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है, आंखें निकल जाने के बाद तो अब आप यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तभी तो आपने यहाँ पे इतनी आसानी के साथ मेरी लीजियन सेट की टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका सामना करते हुए लोगों की टांगे कांप जाती हैं। और ये कहकर एल्डर मूबाई वहाँ पे ऑलमोस्ट होते हुए ब्लेन ग्रैंडपा से कहते हैं मैंने उस समय टाओवेस्ट ब्रदर से आपकी हेल्प करने के लिए भी बोला था, पर तब तक आप गायब हो चुके थे। अब एल्डर मूबाई फैंक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ब्लेन ग्रैंडपा भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं मेरे बारे में चिंता मत करो, इस डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर आना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। ब्लेन ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर मूबाई वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाते हुए ब्लेन ग्रैंडपा से कहते हैं आज आपके साथ फाइट करते हुए मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मैं चैन की मौत मर सकता हूँ। उस भविष्यवाणी के मुताबिक ये भी कहा गया था कि गॉड किंगडम के अंदर से नई जनरेशन के लिए एक गॉड निकल कर आएगा और आज आपको यहाँ पे जिंदा और सही सलामत देखकर तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि वो गॉड कोई और नहीं बल्कि आप ही हो। वैसे भी आप तो डिवाइन रियलम को अचीव कर चुके हो और गॉड बनने से बस एक कदम ही दूर हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्डर मूबाई फैंक के साथ साथ बाकी सभी का खेल भी खत्म हो चुका था। इनकी लाशों को वहाँ पे कॉफिन्स के अंदर भी सजा दिया गया था और उन्हीं कॉफिन्स के साथ ही उनकी लाशों को वहाँ पे रिवर के अंदर ही बहा दिया गया था। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि एल्डर माँ ने खुद अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किया था। और ये देखकर ग्रैंडपा माँ वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों से कहते हैं ये सभी लोग साउथर्न लीजियन सेट से बिलोंग करते थे और एल्डर मूबाई फैंक ही साउथर्न लीजियन सेट को संभाला करता था, जिसकी मौत के बाद अब मुझे नहीं लगता कि साउथर्न लीजियन सेट को संभालने वाला कोई भी बचा होगा। इसके चलते जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि साउथर्न लीजियन सेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाने वाला है। इस पे ग्रैंडपा टूजी वहाँ पे उससे कहते हैं तुम यान किंगडम के एम्परर यान कोंग को इग्नोर कर रहे हो। वो एक इंपीरियल मास्टर है जो कि अकेले ही पूरी लीजियन सेट को चलाता है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ अपने लीजियन सेट को डिस्ट्रॉय होने देगा। और हमारी इस कारनामे के बाद तो अब वो चौंकना भी हो गया होगा। जिस पे एक दूसरे ग्रैंडपा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता एम्परर यान यहाँ पे डाशू कॉन्टिनेंट के इस अंधेरे में आने की गलती करेगा। वो बहुत ही ज्यादा समझदार इंसान है, उसे पता है कि डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर कितना ज्यादा खतरा मौजूद है। जिस पे ग्रैंडपा माँ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए उन लोगों से कहते हैं शायद तुम सभी लोगों से अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर रहे हो। जो इंसान अकेला पूरे एक एम्परर को खड़ा कर सकता है, सोचो उसके लिए डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर आना कौन सी बड़ी बात है। और एल्डर मूबाई फैंक तो उसकी आदमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसकी मौत की जब उसे भनक लगेगी तो मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी के साथ चुप बैठेगा। तुम लोग तो जानते ही हो कि यान एम्परर की इंपीरियल आर्मी कितनी ज्यादा बड़ी है और एक बार सोच के देखो कि अगर वो अपनी खतरनाक इंपीरियल आर्मी के साथ डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर घुसता है तो वो यहाँ पे आकर क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ मैं मानता हूँ कि डाशू कॉन्टिनेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है और रात को किसी के लिए भी यहाँ पे सर्वाइव कर पाना लगभग इम्पॉसिबल बात है। पर तुम लोगों को क्या लगता है कि एम्परर यान को डाशू कॉन्टिनेंट और उसके सीक्रेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा? मैं यान एम्परर को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे आज तक दुनिया की कोई भी ताकत डरा या धमका नहीं पाई, जिसके चलते तो मुझे लगता है कि वो अपने एल्डर की मौत का बदला लेने के लिए डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर आते हुए हमारे पीछे जरूर आने की कोशिश करेगा। और वैसे भी यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं वो सभी के सभी उसके दुश्मन हैं और अब तक तो वो वैसे पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर हमें तलाश कर चुका होगा। और क्योंकि उसे हम कहीं पे भी नहीं मिले तो अब उसे भी पक्का शक हो क्या होगा कि हम लोग डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर ही छुपे हुए हैं। इसलिए हम लोगों को पहले से ही इस सब के लिए तैयार रहना होगा।
उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें गाँव के मुखिया के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी डिवाइन सोर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। उसे देखते हुए वो वहाँ पे अल्केमी ग्रैंडपा से कहते हैं, यान किंगडम की सोर्डमैनशिप तो दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है, और आज मू बाई फेंग की सोर्डमैनशिप को देखकर वाकई मैं परेशान हो गया था। यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ 200 सालों के अंदर अंदर एम्परर यान ने अपने किंगडम की सोर्डमैनशिप को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ये बात पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। पर मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा होने से पहले पहले उन्हें टक्कर देने वाला कोई न कोई आ जाएगा। असल में गाँव के मुखिया यहाँ पे चेनमू की तरफ ही इशारा कर रहे थे, जिसे वो अपनी डिवाइन सोर्ड का अगला सक्सेसर भी बनाना चाहते थे। और ये कहकर गाँव के मुखिया अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अल्केमी ग्रैंडपा से कहते हैं, आज मैंने ली जियान सेट के एल्डर से मिली हुई एक सोर्ड चेनमू को भी दे दी है, ताकि वो सोर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर सके। और जब से कियान के साथ उसका मुकाबला हुआ है, तब से उसे भी सोर्ड कंट्रोलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ चुका है। पर मुझे नहीं लगता कि वो लीजियन सेट की सोर्ड को इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। तुम्हें तो पता ही होगा लीजियन सेट की सोर्ड को कंट्रोल कर पाना कितना ज्यादा मुश्किल टास्क होता है। अब गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अल्केमी ग्रैंडपा उन्हें वहाँ पे ऑलमोस्ट ताना देते हुए कहते हैं, वैसे तो चेनमू सोर्ड कंट्रोलिंग टेक्निक बहुत ही आसानी के साथ सीख सकता था, अगर उसे सिखाने वाला कोई खास होता तो। हालांकि हमारे बीच एक ऐसा भी इंसान मौजूद है जिसका सोर्डमैनशिप में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, पर वो चेनमू को अपनी ये टेक्निक सिखाने में कंजूसी कर रहा है। असल में अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे इनडायरेक्ट वे में ही गाँव के मुखिया को ताना दे रहे थे, लेकिन गाँव के मुखिया वहाँ पे बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अल्केमी ग्रैंडपा से कहते हैं, मेरे ख्याल से मू बाई फेंग का कहना बिल्कुल ठीक था। मैं अब यहाँ पे रहते रहते बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, और शायद पिछले इतने सालों से इन बंद दरवाजों के पीछे रहते हुए मैं अपने ओरिजिन तक को भी भूल चुका हूँ। और ये कहते हुए गाँव के मुखिया वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, और अचानक से ही वो वहाँ पे सीरियस होते हुए अल्केमी ग्रैंडपा से कहते हैं कि अगली बार जब तुम लोग सिटी में जाओगे तो चेनमू को भी अपने साथ लेके जाना, ताकि वो नए लोगों के साथ मिलते हुए और नई जगहों को देखते हुए कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सके, जो कि आगे चलकर उसकी लाइफ में उसके काफी ज्यादा काम आने वाला है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चेनमू अपने सभी ग्रैंडपास और अपनी ग्रैंड माशिया के साथ एक बगी से होते हुए ग्रैंड टेम्पल की तरफ बढ़ रहा था। असल में वहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला था, और वो लोग उसी में पार्टिसिपेट करने वाले थे, ताकि चेनमू वहाँ पे नए नए लोगों के साथ मिलकर दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जान सके। जबकि अचानक से ही हम देखते हैं कि चेनमू की नजर वहाँ पे एक स्टोन के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर आई ड्रैगन लिखा हुआ था, और इस जगह के बारे में उसने एंशिएंट मैप के अंदर भी पढ़ा था। और ये पढ़कर ही चेनमू वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया से ग्रैंड टेम्पल के बारे में और भी तरह तरह के सवाल पूछने लगा था, जिसपे ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे बहुत ही शांति के साथ बिल्कुल एक माँ की तरह उसे सारे सवालों के जवाब देती चली जा रही थी। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि चेनमू वहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती भी कर रहा था, और इसी तरह से वो अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए एक वीरान जगह पे आ चुके थे, जहाँ पे चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरा छाया हुआ था, और वहाँ पे काफी बड़े बड़े घर मौजूद थे, जिनके बारे में चेनमू जैसे ही वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो ग्रैंड माशिया वहाँ पे फिलहाल के लिए चेनमू को चुप करवा देती हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए चेनमू को लेकर एक बहुत बड़े स्टोन स्टैचू के सामने आ जाती हैं, जिनके सामने उन्होंने वहाँ पे एक अगरबत्ती को भी चला दिया था। और उस अगरबत्ती के चलाते ही हम देखते हैं कि अचानक से ही उस स्टोन स्टैचू की पावर वहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी थी, और धीरे धीरे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे चारों तरफ फैलने लगी थी। और देखते ही देखते उस स्पिरिचुअल एनर्जी ने वहाँ पे अलग अलग स्पिरिट्स का रूप लेना शुरू कर दिया था, जिसके चलते चेनमू को वहाँ पे काफी सारे सी बीस्ट दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें आज से पहले चेनमू ने सिर्फ पानी में ही देखा था। वो इस तरह से उन्हें हवा में उड़ते हुए पहली बार देख रहा था, इसलिए चेनमू वहाँ पे एक्साइटेड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पूरी सिटी में भी अब वहाँ पे रोशनी फैल चुकी थी, जिसके साथ ही अब चेनमू को वहाँ पे लोग भी दिखाई देने लगे थे। और चेनमू जो कि बेचारा ये सब पहली बार देख रहा था, उसकी हैरानगी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि एक साथ इतने सारे लोगों को आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख पा रहा हूँ, और उन लोगों में सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि चेनमू को वहाँ पे अजीब अजीब से भी क्रिएचर दिखाई देते हैं, जो कि बिल्कुल इंसानों की ही तरह वहाँ पे चल फिर रहे थे। और ये सब चेनमू वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एंजॉय कर रहा था। और इसी तरह से वहाँ पे उन लोगों को देखते देखते अचानक से चेनमू की नजर वहाँ पे जेड स्टोन स्टैचू के ऊपर पड़ती है। आज तक चेनमू ने इतना बड़ा स्टोन स्टैचू अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, और जैसे ही चेनमू वहाँ पे स्टोन स्टैचू के ओरिजिन के बारे में पता लगाने के लिए अपनी डिवाइन आई साइट को एक्टिवेट करता है, तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये स्टोन स्टैचू तो किसी और का नहीं बल्कि सी ड्रैगन क्वीन का है, जिसके बारे में उसने एंशिएंट मैप के अंदर भी पढ़ा था। और तभी चेनमू हैरान होकर वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया से सवाल करते हुए पूछता है, अगर ये सभी सी बीस्ट यहाँ पे मौजूद है तो इनका समुद्र कहाँ गया? जिस पे ग्रैंड माशिया भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती हैं कि इस जगह पे डिजास्टर आने से पहले एक समुद्र हुआ करता था, लेकिन जब डिजास्टर आने के बाद वो समुद्र खत्म हो गया तो सी ड्रैगन गॉड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी लिविंग क्रिएचर्स को वहाँ पे बचा लिया था, और अब ये सभी बीस्ट इस तरह से यहाँ पे ऊपर हवा में उड़ते रहते हैं। जबकि चेनमू वहाँ पे अजीब अजीब लोगों को देखकर अपनी ग्रैंड माशिया से सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या आप मुझे इन्हीं लोगों के बारे में बता रही थी, और क्या ये वही फेस्टिवल है जो कि आप मुझे दिखाना चाहती थी, जिसे अटेंड करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं? जिस पे ग्रैंड माशिया भी हमें अपना सर हिला देती हैं। खैर उसके बाद वो चेनमू को लेकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाते हैं, और वो जगह वहाँ पे बिल्कुल एक बैटल अरीना की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर चेनमू वहाँ पे एक्साइटेड
डॉक्टर अपने सभी ग्रैंडपा से वहाँ पे सवाल करते हुए पूछता है, ग्रैंडपा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे कौन सा बिजनेस करते हैं? जिस पे उसके ग्रैंडपा जवाब में उसे वहाँ पे कुछ स्क्रॉल थमाते हुए कहते हैं कि बातें बंद करो और जल्दी से जाकर इन सभी स्क्रॉल्स को वहाँ पे लगा दो। अपने ग्रैंडपा की ये बात मानते हुए चेनमू ने भी वहाँ पे उन सभी स्क्रॉल्स को जाके लगा दिया था, जिसका मतलब था कि चेनमू यहाँ पे इस बैटल अरीना के अंदर सभी को फाइट के लिए चैलेंज करने वाला था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।